नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। राज कुंद्रा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि पोर्नोग्राफी केस में उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। वह बेखौफ होकर प्लान बी की तैयारियों में जुटा था। क्राइम ब्रांच के सूत्रों से राज कुंद्रा के दफ्तर में छापेमारी से लेकर उसकी गिरफ्तारी की पूरी सीक्वेंस की जानकारी मिली। तमाम गंभीर आरोप प्रत्यारोपों के बीच मुंबई पुलिस के मुखिया सहित क्राइम ब्रांच और सिटी पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला हो गया। इस हंगामे के बीच पोर्नोग्राफी मामले की जांच आगे नहीं बढ़ पाई और प्रॉपर्टी सेल ने अप्रैल 2021 में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें राज कुंद्रा का नाम नहीं था। लेकिन क्राइम ब्रांच में आए नए अफसरों ने जब जून महीने में पुराने मामलों को खंगालना शुरू किया तो उनके हाथ पोर्नोग्राफी केस की फाइल लगी। फाइल में मौजूद दस्तावेजों को जब नए अफसरों ने बारीकी से पढ़ा तो पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा और उसकी कंपनी के शामिल होने के अहम सुराग उनके हाथ लगे। इस दौरान उन्हें उमेश कामत और राज कुंद्रा के बीच हुई व्हाट्सएप चैट्स भी फाइल में मिली, जो यह बताने के लिए काफी थी कि राज कुंद्रा ही इस रैकेट का मास्टरमाइंड। इन सुरागों के हाथ लगने के बाद प्रॉपर्टी सेल की टीम ने इस केस पर काम करना शुरू किया और इस दौरान उन्हें राज कुंद्रा के खिलाफ कई अहम सबूत भी मिले। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने बारिश और बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने तथा बाढ़ में क्षतिग्रस्त बुनियाद ढांचे की मरम्मत करने के लिए मंगलवार को 11,500 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के समक्ष हाल में आई बाढ़ और भारी बारिश के संबंध में एक प्रस्तुति दी, जिसके बाद महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने वित्तीय सहायता को मंजूरी दी। सरकार द्वारा घोषित कुल वित्तीय पैकेज में 1,500 करोड़ रुपए की बाढ़ पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाएंगे, जबकि 3,000 करोड़ रुपए क्षतिग्रस्त बुनियाद ढांचे के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए खर्च किए जाएंगे। बयान में कहा गया कि भविष्य में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए दीर्घकालिक उपाय को लेकर 7,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। राज्य सरकार ने मुआवजे के लिए आहता में भी ढील दी है। ठाकरे ने अधिकारियों से एक विशेषज्ञ समिति गठित करने और जुलाई के अंत में भारी बारिश के बाद नदियों में आई बाढ़ का अध्ययन कराने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की मदद लेने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी से जुड़े भारत के राज्यवार आंकड़े प्रस्तुत किए, जिसमें ग्राफिक्स और चार्ट के जरिए राज्यों की कोविड से जंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसमें एक अच्छी बात सामने आई कि महाराष्ट्र के आंकड़े लाल निशान से बाहर हो गए हैं। हालांकि अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। राज्य ने पिछले साल महामारी से जंग लड़ना शुरू किया था और दूसरी बार वायरस की लड़ाई में जीत हासिल की है। राज्य की आर वैल्यू की गति बताती है कि कोविड-19 का संक्रमण जो देश में फैल रहा था धीमी होकर 1 पर आ गई है और ये लगातार घट रही। भारत के 44 जिलों में अभी भी पॉजिटिव दर हफ्ता 10% से ज्यादा है। खास बात यह है कि इसमें एक भी जिला महाराष्ट्र से नहीं है। बस चिंता की बात यह है कि यहाँ के 3 जिले अहमदनगर, शोलापुर और बीड में कोविड-19 संक्रमण के ताजा मामलों की बढ़ोतरी देखने को मिल रही। ये आंकड़े पहले के जिले जिन्हें हॉटस्पॉट बनाया गया था उनकी तुलना में ज्यादा है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री संजय राठौर की आवाज के नमूने इस वर्ष फरवरी में पुणे में मृत पाई गई पूजा चौहान के मोबाइल फोन से निकाले गए ऑडियो क्लिप में सुनाई दे रही। आवाज की फॉरेंसिक जांच में मेल खा गए हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी है। राठौर ने पूजा चौहान की मौत मामले में उनका नाम सामने आने पर इस वर्ष 28 फरवरी को राज्य मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था। चौहान 8 फरवरी को मृत पाई गई थी। चौहान जिस बिल्डिंग में रहती थी उससे गिरने से उसकी मौत हो गई थी। महिला की मौत के बाद उसके फोन से कुछ ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुए थे। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने महिला का फोन अपने कब्जे में लेकर कुछ ऑडियो क्लिप्स को फॉरेंसिक जांच के लिए पुणे के प्रयोगशाला में भेजा था। पुणे पुलिस को फॉरेंसिक प्रयोगशाला से हाल में रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें ऑडियो क्लिप की वैधता की पुष्टि हुई।
अधिकारी ने बताया कि इस बात की पुष्टि हुई कि वे आवाजें चौहान, राठौर और उनके एक सहयोगी की है। मामले की जांच चल रही और साक्ष्य एकत्र करने का काम चल रहा है। गौरतलब है कि महिला की मौत के बाद बातचीत के कुछ अंश सोशल मीडिया में वायरल हुए थे। ये बातचीत मुख्य रूप से बंजारा भाषा में थी। बातचीत में एक व्यक्ति को दूसरे से यह कहते सुना गया कि दरवाजा तोड़ दो और महिला का फोन कब्जे में ले लो। घटना के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि उनके कार्यालय को महिला के बारे में 2 पुरुषों की बातचीत वाले 12 क्लिप्स मिले और उन्होंने वे क्लिप पुलिस महानिदेशक के कार्यालय को सौंप दिया है। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के साथ ही अब मुंबई को कोविड-19 पाबंदियों से छूट देने की मांग उठ रही। कांग्रेस समेत अन्य दल और लोग महाराष्ट्र सरकार से मुंबई की लोकल ट्रेनों को आम लोगों के लिए भी शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री राजेश टोपे ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि मुंबई लोकल ट्रेनों में आम लोगों को सफर की इजाजत देने के संबंधित निर्णय को अभी विचार करने के लिए रखा गया है। इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेना है। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार से सोमवार को प्रश्न किया था कि कोरोना वायरस संक्रमण रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों को मुंबई में लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश दीपाशंकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि अगर संक्रमण रोधी टीके की खुराक लेने के बाद भी नागरिकों से घरों के अंदर रहने की उम्मीद की जाती है तो टीके की दोनों खुराक लेने का मतलब ही क्या है। पीठ ने महाराष्ट्र के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी के कथन पर यह सवाल किया। कुंभकोनी ने पीठ को सूचित किया था कि राज्य आपदा प्रबंधन पदाधिकारी सभी अधिवक्ताओं, न्यायिक क्लर्क और अदालत के कर्मचारियों को लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति देने का इच्छुक नहीं है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख को समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन ईडी के समन के बावजूद दोनों जांच में शामिल नहीं हुए। यह चौथी बार है जब अनिल देशमुख समन भेजने के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। वहीं ईडी के सूत्रों का कहना है कि ईडी का अनिल देशमुख से संपर्क नहीं हो पा रहा। हम नहीं जानते कि देशमुख कहां हैं, उनकी मौजूदा लोकेशन की किसी को जानकारी नहीं है। हम आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद देशमुख जांच में सहयोग देंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा था कि ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण के लिए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर 3 अगस्त को सुनवाई होगी। देशमुख के वकील ने जब कहा था कि राजनीति को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण दिया जाना चाहिए तो जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि अगले सप्ताह अन्य संबंधित मामलों के साथ याचिका पर सुनवाई की जाएगी और इस पहलू पर भी विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट धन संशोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू पाबंदियों में सोमवार से थोड़ी राहत दी गई है। अब उन जिलों में रात 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी जहां कोविड-19 की सकारात्मक दर कम है। हालांकि धार्मिक स्थलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को यह आदेश जारी किया। पाबंदियों में मिली राहत के बाद अब शनिवार और रविवार को छोड़कर सभी दिनों मॉल खुले रहेंगे। इसके साथ ही जिम, स्पा और सैलून सप्ताह के दिनों में रात 8 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि शनिवार को दोपहर 3 बजे तक इन्हें अपना काम करने की इजाजत होगी। लेकिन रविवार को ये सभी बंद रखे जाएंगे। जहां तक रेस्टोरेंट की बात है तो पहले की तरह ही शनिवार और रविवार को छोड़ सप्ताह के 5 दिन शाम 4 बजे तक वे खुले रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार के नए आदेश के अनुसार रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लागू रहेगा। महाराष्ट्र में जीका वायरस का पहला केस सामने आने के साथ ही केंद्र सरकार ने सोमवार को इसके हालात पर नजर रखने के लिए एक उच्च स्तरीय दल भेजा है, ताकि बीमारी को और फैलने से रोकने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने में अधिकारियों की मदद की जा सके।
3 सदस्यीय केंद्रीय टीम में क्षेत्रीय निदेशक पुणे के कार्यालय से एक जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली से एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान ICMR नई दिल्ली की तरफ से एक किट विज्ञानी शामिल है। राज्य में जीका वायरस संक्रमण का पहला मामला बीते 31 जुलाई को पुणे जिले में सामने आया था। हालांकि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि संक्रमित पाई गई महिला मरीज पूरी तरह से ठीक हो गई है। विभाग ने एक बयान में कहा था उसे और उसके परिवार के सदस्य में कोई लक्षण नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से जुबानी जंग शुरू हो गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को इशारों में कहा कि धमकाने वाली भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसे बोलने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने बीजेपी के किसी भी नेता का नाम लिए बिना कहा कि वो इतना जोर का थप्पड़ पलटकर मारेंगे कि दूसरा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। माना जा रहा है कि ठाकरे का इशारा बीजेपी के MLC प्रसाद लाड की तरफ था, जिन्होंने पिछले दिनों शिवसेना भवन को ढहाने की बात कही थी। हालांकि प्रसाद ने बाद में सफाई दी थी कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मुंबई में BTT चाल पुनर्विकास परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ठाकरे ने अपनी 3 पार्टियों वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को ट्रिपल सीट सरकार बताया। सरकार में शिवसेना के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शामिल है। मुंबई में टीकाकरण की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही। BMC के केंद्रों पर लोगों की भीड़ जुट रही, लेकिन खबर है कि सेंटर पर वैक्सीन पर कमी दस्तक दे रही। कई केंद्रों पर टीका लगवाने पहुंचे लोग शुक्रवार रात से ही कतार में खड़े हैं। इस दौरान कोरोना से बचने के विशेष उपायों में शामिल सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। BMC ने नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर पर शुक्रवार रात को पहुंचे लोग शनिवार की सुबह भी कतारों में ही खड़े हैं। खबर है कि केंद्र पर वैक्सीन के सिर्फ 400 डोज ही उपलब्ध है। यही हाल BMC के राजवाड़ी अस्पताल का है। यहाँ भी लोग बीती रात से ही टीका लगवाने के लिए मौजूद हैं। बता दें कि कुछ समय पहले ही BMC ने टीकों की कमी के चलते कुछ सेंटर्स पर टीकाकरण रोक दिया था।